वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, आदमी वही है जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा मत सोचो, कल का क्या होगा कभी मत सोचो। क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता, क्या पता वक्त कल कैसा रवैया अपनाता है। क्या पता। गिरने दो मुझे, गिरने दो मुझे मेरे गलत कदम पर, थोड़ी देर ही सही लेकिन जरूर उठूंगा। ऐ हालात तेरे सामने मैं कभी नहीं झुकूंगा। एक महत्वपूर्ण कंटेंट में स्वागत है आपका। एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, आकर्षक दुनिया में ले जाने आए हैं हम आपको। आपका अतीत का आईना दिखाने आए हैं। अतीत में क्या था, कैसे रहे हैं हम, क्या क्या किए गए हैं उस दौर में, ये बात बताने आए हैं। आज ऐतिहासिक काल, एपिसोड प्राचीन इतिहास का ये 5वां कंटेंट, बिल्कुल अलग अलग तरीके का समागम, बिल्कुल अद्भुत पेशकश आपके लिए आपके YouTube चैनल से मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आशा है कि आपको हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, आप जुड़िएगा इस महत्वपूर्ण भूमिका में। सबसे पहली बात, हम जिस इतिहास की बात कर रहे हैं, जिस पुराने समय की बात कर रहे हैं, वाकई में हमारी काल्पनिक अवधारणा यही होती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और हम कैसे ये जान पाते हैं कि उस समय के लोग पूजा पाठ करते थे। हम ये कैसे जान पा गए कि उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में ये विकास किया, आर्थिक क्षेत्र में उनका ये योगदान रहा, उन्होंने व्यापार किया। ये सारी बातों को आप कैसे जान रहे हैं, जबकि इस इतिहास को जानना आज के 4000 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। यानी अगर हम बात करें तो इसका समय होता है 3000 ईसा पूर्व से लगाकर 600 ईसा पूर्व तक। इसका मतलब हुआ कि हम काफी पीछे हैं, काफी पीछे की बात कर रहे हैं। 3000 ईसा पूर्व यानी अब से जोड़ लीजिए आप तो 5000 वर्ष तो यूं ही हो जाएंगे। इतने पुराने लम्हों को हम कैसे जानते हैं और कैसे ये मान के चलते हैं कि वाकई में उस समय ऐसी व्यवस्था रही होगी। तो एक अवधारणा है, विशेष बात है, आपके साथ है। अगर आप इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं तो इतिहास आपसे कभी दूर नहीं होगा। इसके महत्वपूर्ण पहलू को, महत्वपूर्ण कंटेंट को अपने अंदर आने दीजिए। सोचिए जरा, आज से ही ये जहां मैं खड़ा हूं, ये जो मेरा स्टूडियो है, ये जो मैं जहां से आपको ये सारी व्यवस्था प्रोवाइड करा रहा हूं, हकीकत में आपका घर, हमारा घर, आप जिस संस्थान में, जिस जगह अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, जहां भी आपकी स्थिति बनी हुई है, अचानक कोई ऐसी घटना घटे, यानी नेचर को पता है ना, नेचर किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। अगर ये नेचर, ये प्रकृति, ये देवी देवता जिसे आप भगवान कहते हैं, अगर इनके अंदर थोड़ी सी नाराजगी हो जाए हमारे प्रति, तो ये अचानक पूरे इस मानवीय समाज को पल भर में मिटा सकते हैं, पल भर में मिटा सकते हैं। किस बात का घमंड करता है ये मनुष्य, जिसे नेचर थोड़े से ही समय मिटा सकता है। अचानक ये धरा दब जाए, 100-200 फीट अंदर चली जाए, तो सोचो जरा, क्या आपका ये मकान रह जाएगा? क्या आपका फिर कोई मान रह जाएगा? क्या आपके घर का कोई सामान रह जाएगा? नहीं ना। सारी चीजें कहां जा चुकी होंगी? धरातल के गर्त में, यानी अंदर। ऐसा हो जाने के बाद, यानी इस धरा से, इस वसुंधरा से, इस सुंदर सी पृथ्वी से मानव जाति पलायन कर जाएगा। मानव जाति ही क्या, अन्य विभिन्न प्रकार की जातियां पलायन कर जाएंगी। जो इस संघर्ष में अपने आप को बचा ले गई वो बच जाएंगी। बाकी मुझे लगता है इतने भयानक संघर्ष को कौन झेल पाएगा? कोई भी जीव नहीं। कुछ खास ऐसे जीव होंगे जो धरातल के अंदर रह सकते हैं, हो सकता है वो निकल आए, इतनी बातें हो सकती, लेकिन मानव तो नहीं बचेगा, ये बिल्कुल चला जाएगा। फिर एक लंबे समय के बाद यहाँ पुनः मानवीय जीवन संचालित हो, पुनः मानवीय जीवन संचालित हो, पुनः लोग आए। 2000-2500 वर्षों बाद वो ऐसी जगह पर पहुंचे और इसके बाद वो खुदाई करें। उस मनुष्य की बात कर रहा हूं, आपके साथ जोड़कर। आप धरती के अंदर जा चुके हैं। अब 2-2500 वर्ष बाद आया कोई व्यक्ति तो खुदाई करेगा,
खुदाई करने के पश्चात उसे तमाम चीज़ें मिलेंगी। घर के टूटे हुए कांच मिलेंगे, आपके घर में प्रयोग किए जाने वाले पात्र मिलेंगे, आपके हाथों में हो सकता है ये प्लास्टिक है, जल्दी तो डिस्ट्रॉय होगा नहीं, हो सकता है ये प्लास्टिक मिलेगा। तो उससे उस समय का मानो आपके ऊपर रिसर्च करेगा। खासकर कोई मोबाइल मिल गई तो मज़ा ही आ जाएगा उसे, और कहीं वो बच जाए तो अद्भुत। बहरहाल इतना लंबा वक्त कौन सी बैटरी और कौन सी मोबाइल बचेगी, जरा आप खुद सोचिए। लेकिन जो भी चीज़ें बच जाएंगी, आप कल्पना करिए, जो भी चीज़ें आपके द्वारा बनाई हुई धरा के अंदर रह जाएंगी, 2500 वर्ष बाद वाया हुआ मानो क्या सोचेगा, क्या विचार बनाएगा। सोचेगा ये कोई औजार रहा होगा, इससे ये लोग क्या करते रहे होंगे। तो उसे विश्वास होगा जब ये चल जाएगा, और चलेगा नहीं तो फिर ये सोचेगा है क्या ये। इसे खोलेगा, इसकी बारीकियों को समझेगा। अगर वो समझ जाएगा तो इसे अलग अभिप्राय में अलग परिभाषा देकर के आपको संबोधित करेगा। वो कहेगा कि शायद कुछ लोग इससे लिखने उखने का काम किया करते थे, कुछ कागज वगैरह मिल गए, और खासकर ये बोर्ड वगैरह अगर नीचे धरा में मिल गया तो फिर तो उसे मजा आ जाएगा। वो अच्छा खासा समझ जाएगा उस समय का मानो पढ़ाई करता था, उस समय का मानो कुछ इस तरीके का काम करता था। एक काल्पनिक अवधारणा सजाएगा, हकीकत तक भले ही ना पहुंच पाए लेकिन बातों को समझ जाएगा। पता नहीं उसे पता ही कि हम लोग ऑनलाइन शिक्षा भी दे रहे थे और ऑनलाइन शिक्षा ले भी रहे थे। यहां तक ना पहुंच पाए लेकिन कुछ तो पहुंचेगा। कांच को देखेगा तो सोचेगा इसका औजार बनाते रहे होंगे, जबकि वो गलत है। हम लोग इसका औजार कहाँ बना रहे हैं, हम लोग तो इस कांच का अपना घर सजा रहे हैं, इस कांच से तमाम प्रकार के काम कर रहे हैं। लेकिन वो मानो अभी अनभिज्ञ था, क्योंकि अब उसके पास कोई संसाधन नहीं है। अब वो बारीकियों को देखेगा, जानेगा, ठीक इसी प्रकार से अवधारणाओं को प्रस्तुत करेगा आपके सामने। तो ये आपसे जोड़ करके इतिहास को देखा जाएगा। अच्छा ठीक है, तो इस तरीके की बातों को जानने के लिए हम लोग जिस इतिहास को पढ़ रहे हैं, हकीकत में सिंधु सभ्यता का या इस समय के किसी भी मानव से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। किसी मानव ने आकर के हाथ मिलाकर ये नहीं कहा कि मैं सिंधु घाटी सभ्यता में रहता था, मेरा सफ़र वहाँ था, मैं शादीशुदा था, अभी भी जीवन काल मेरा है, ऐसी ऐसी कहानियाँ थी। कौन बताएगा ये, और कैसे आप मानोगे? कोई नहीं। इसका मतलब हम लोग इसका नामकरण स्वयं करते हैं। यहाँ की चीज़ों को देख करके, यहाँ की बारीकियों को देख करके, हड्डी को सुई को देख करके हमें लगा कि ये वस्त्र बनाते थे, हमें लगा ये वस्त्र बनाते थे। तांबा का प्रयोग किया, उसके आभूषण मिले तो हमें ये लगा कि ये आभूषण पहनते रहे होंगे, शुद्ध ये काम किया करते थे। तो हम जहाँ पाषाण काल को अभी लगातार पिछले कई एपिसोडों से देख रहे हैं, जहाँ हम पाषाण काल के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को क्रमबद्ध तरीके से जान चुके हैं। अब हम आपको पार्ट 5 से पूरा समावेश आपका करा रहे हैं। इस समय का मानव कैसा था, इस समय का जीवन कैसा था, क्या यह पूजा पाठ में विश्वास रखता था? अगर हाँ, तो इसके देवी देवता कौन थे? क्या यह मानव हमारी तरह घर बनाता था? क्या इस मानव के पास हमारी तरह सड़कें थीं? अगर थीं तो कैसे थीं और कब थीं? इसी महत्वपूर्ण बात को तो आपको बताने आए हैं, इसी महत्वपूर्ण बात से तो आपका परिचय हम कराने आए हैं। और ये एग्जाम में हो जाए, अब ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपने हमारे साथ ये काम कर लिया तो सिंधु घाटी सभ्यता फिर दोबारा आपको पढ़नी नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप यूपी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो नो डाउट करें हमारे साथ, विचलित नहीं होने देंगे हम आपको। इतना समागम लाए हैं। हाँ, फिर आप मनोवेग से जुड़ेंगे तब देखिएगा जरा। तो हम अपने इतिहास की इस महत्वपूर्ण पार्ट की कुछ इसी विशेष पेशकश के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इतना टाइम इसलिए आपका स्पेंड कराता हूं क्योंकि मैं सबसे पहले किसी भी नए टॉपिक की शुरुआत करने से पहले उसका परिचय, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी प्रस्तावना तैयार करता हूं, जिससे आप हल्के में लेते हैं। वो आपके लिए सबसे जरूरी होता है। अब तक जितना मैंने बात बोला है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहा होगा आपके लिए। ध्यान दीजिए, अब हम बात करेंगे इस आदि ऐतिहासिक काल में हम क्या क्या देखते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल में देखिएगा, हम लोग महत्वपूर्ण बात तो ये समझते हैं, एक हड़प्पा आएगा, हड़प्पा, और एक होगा आपका वैदिक काल। ये 2 महत्वपूर्ण पार्ट इसके अंतर्गत पढ़े जाएंगे। आदि ऐतिहासिक काल में इसके ठीक पहले हम आपको बता चुके हैं कि यहां वो चीजें मिली हैं, लिखित साक्ष्य तो है, पर पढ़ा नहीं जा सका है। इसी को तो आदि ऐतिहासिक काल बोला है।
यहाँ ये ताम्रयुगीन, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ये यहाँ कांसे का प्रयोग हो चुका है। हम लौह युगीन सभ्यता में जीवन यापन कर रहे हैं। हमने लोहे को बखूबी जान लिया है, जान लिया है ना। इसीलिए तो हम लोग कलयुग के जीवन यापन करने वाले लोग कहे जाते हैं, क्योंकि कल का मतलब लोहा होता है। तो हमने लोहे का प्रयोग करना है, हमने लोहे का प्रयोग किया है, उसके बारे में जाना है, तो हम लोग कलयुगी हो गए। और आपने उसका अलग दृष्टिकोण देखा, देखिएगा जरा। तो हम लोग बात करेंगे इनके बारे में, हड़प्पा वैदिक काल के बारे में। इन महत्वपूर्ण चीज़ों का अब अवलोकन हमें करना है। हमने आपको एक कहानी जैसी सदृश बातों को बता दिया। अब हमें जानना है कि वाकई में इस काल के लोग, इस समय के लोग क्या करते थे। तो सबसे पहली बात, हम आपकी आज की क्लास की जो महत्वपूर्ण स्टार्टिंग होने वाली है यहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आपकी हर वो डाउट को क्लियर करने के लिए आए हैं जहां से आपको कोई भी समस्या होती रही होगी। आज से याद करने का झंझट भी खत्म कर देंगे, याद वगैरह नहीं करना है, जुड़िएगा बस, क्लियर है। सिंधु घाटी सभ्यता एनसीईआरटी पैटर्न जो आज लागू है आपके लिए, इस किताब के जरिए, एनसीईआरटी के माध्यम के जरिए, यानी उसके युक्ति के माध्यम के जरिए ये बात आपको बताने का मेरा सफल प्रयास रहेगा कि 2400 ईसा पूर्व से लगाकर लगभग ये लिखा जाता है 1750 ईसा पूर्व तक, जबकि आपके ऊपर ये टाइमिंग पीरियड इतना लिखा गया है। ध्यान देना, टाइम पीरियड पर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये बात इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बदलती रहेगी। क्योंकि जैसे जैसे इतिहासकार अपने खोज को करते जाएंगे, अपना दृष्टिकोण वो बदलते जाएंगे। हमने आपसे पहले ही कहा, किसी भी इतिहासकार से सिंधु घाटी सभ्यता का कोई आदमी मिला नहीं है। उसे उसके औजार मिले हैं, उसे उसकी पहचान मिली है, उसे उसने कार्बन डेंटिंग विधि जिसे कहते हैं उसके माध्यम से उसके समय को उसने जाना है। बस यही इसकी पहचान रही है, और अपने माध्यम से ये बता दिया कि इसने, हो सकता है वो आदमी पता नहीं क्या उसका उपयोग करता रहा। आपको कैसे पता वो कपड़ा सिलता था? आपको कैसे पता ये बात? नहीं, एक अनुमान है हमारा, एक अनुमान है, और हम उस युक्ति के माध्यम से ये बात जान पाते हैं कि ऐसा आदमी करता रहा होगा। जी हाँ, तो इस समय के आंकड़े में फेरबदल होना निश्चित है। आप इससे घबराए ना, आप इससे बिल्कुल विचलित ना हो। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने के लिए अब पूरी तरीके से मन बना चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे पश्चिमोत्तर भारत, यानी भारत के पश्चिम उत्तर में फैली हुई 20 लाख वर्ग किलोमीटर, 20 लाख वर्ग किलोमीटर की एक अद्भुत सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सुनिएगा, मजा आएगा। ये मजा ऐसे आएगा कि पश्चिमोत्तर भारत, हमारे भारत के, क्या बात है यार कि ये तो मेरे भारत से जुड़ा हुआ मामला है। पश्चिमोत्तर, हमारे भारत के पश्चिम उत्तर में इंडस वैली सिविलाइजेशन नामक एक सभ्यता की खोज की गई। यह सभ्यता का पता चला है, इसकी पूरी कहानी, पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। 1846 से लगा करके 1921 तक दयाराम साहनी द्वारा किया गया कार्य आपके सामने वर्णित किया जाएगा। बहरहाल फिलहाल अभी आप बने रहें हमारे साथ, चीज़ों का महत्वपूर्ण आकलन करते रहें। तो हम लोग बात करेंगे 1921 में दयाराम साहनी ने, 1921 ईस्वी में, यानी अभी हाल फिलहाल, बहुत लंबा वक्त नहीं है ये, दयाराम साहनी ने ये काम किया है। कौन सा? ये जो आपके सामने उल्लिखित है, दयाराम साहनी ने यह काम किया है। जबकि और भी बातें हैं जो भी बतानी शेष है, अभी उस पर चर्चा करूंगा। बहरहाल अभी इतना समझें आप। तो दयाराम साहनी ने ये काम किया है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकाला है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने के बाद 1921 में दयाराम साहनी ने ये मामला प्रस्तुत कर दिया। आपको पता है कि भारत का पूरा जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हमारे जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, उसने ये जिम्मेदारी किसे दे दी? दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी ने 1921 में चमत्कार कर दिया। चमत्कार ये कर दिया कि एक ऐसी सभ्यता को खोज निकाला जो अद्भुत थी, अद्भुत। हम मनुष्य, हम उस समय अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। अंग्रेजों को लग रहा था कि हमसे बेहतर तो जीवन किसी ने जिया ही नहीं। उसने अपने यहाँ की सभ्यता को देखा रहा होगा। अंग्रेज जहाँ रहते थे वहाँ भी
खुदाई के दौरान जो कुछ भी मिले रहे होंगे उसने देखा होगा कि हम लोग काफ़ी ग्रोथ कर चुके हैं। लेकिन हमारे भारत में जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था ना, 1853 से लगा के 1856 के बीच में, उस समय अंग्रेजों को ईंटें मिल चुकी थीं, धरातल के नीचे से ईंटें। अंग्रेज समझ चुका था कि सभ्यता अलौकिक है, लेकिन उसने इसका जिक्र ही नहीं किया। वो शायद ये मान रहा था कि अगर मैं इस सभ्यता को उजागर कर दूंगा तो शायद दुनिया के सामने बहुत बड़ा काम हो जाएगा और ये लगेगा कि हमसे अच्छा खासा जीवन तो यहाँ नीचे था। पकी ईंटों का प्रयोग तो अभी हाल फिलहाल आपके सामने होना शुरू हुआ है। पकी ईंटों का प्रयोग आप खुद सोच लीजिए, 1972 वगैरह के पहले, 80 के पहले ज़्यादातर घर, ज़्यादातर मकान मिट्टी के, वही आयताकार, वही पाषाणकालीन मकान बनाए गए थे, वही मकान बने हुए थे। मिट्टी के मकान पहले थे, ईंट तो अब आए। जरा सोचो कि 2500 ईसा वर्ष पूर्व में अगर पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था तो आपसे ये सिविलाइजेशन आगे थी कि नहीं थी? थी। इसीलिए इसे पढ़ने में आपको मजा आएगा। हम जिसे कह रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वाकई में अद्भुत थी। दयाराम सैनी ने जब इसे खोजा तो इसकी एक रूपरेखा मैं आपको देता हूं। पहले तो एक रूपरेखा आपके सामने मैं इस तरीके से बना देता हूं जिससे आप चीज़ों को समझेंगे और बहुत ही बारीकी से इस महत्वपूर्ण मामले को जान पाएंगे। एक त्रिभुजाकार एक रचना है। पूछा भी गया है कि सिंधु सभ्यता किस तरीके से फैली हुई, तो कहिएगा एक त्रिभुजाकार आकृति में थी ये, लेकिन दूरी बहुत थी। ऐसा नहीं कि कम दूरी थी। आप ये मान के चले ये लंबाई 1400 किलोमीटर और ये लंबाई 1600, यानी ये चौड़ाई जो है इसकी 1600 किलोमीटर के दायरे में थी। है ना अद्भुत ये बात? तो ये कम दूरी नहीं है, बहुत बड़ी सभ्यता था। जैसे जैसे खोजा गया, अब तो इसके हजारों स्थल से ज्यादा खोज निकाले गए। पहले तो कुछ खास खोजे गए, और पहला तो आपके सामने देखिए 1921 में दयाराम सैनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल खोजा था जिसका नाम था हड़प्पा, जिसका नाम था हड़प्पा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके लिए कोई संशय, कोई दुविधा आपके मन में नहीं होनी चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता कहीं दूसरा तो नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता कहीं दूसरी तो नहीं है। नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल यही है हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में दयाराम सैनी ने की। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाएगा। देखिएगा, इसका एक फिगर मैं आपके सामने बना रहा हूं, एक फिगर, एक तरीका इसको दे रहा हूं। देखिएगा, ये जो उत्तरी एरिया है, आप इसको उत्तर कह सकते हैं, इस मामले को आप दक्षिण कह सकते हैं, इस वाले हिस्से को आप पूरब कह सकते हैं, और इस वाले हिस्से को आप पश्चिम कह सकते हैं। आपको विस्तार समझ में आ रहा होगा। कुछ इस तरीके से हमारी सिंधु घाटी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब समझ रहे हैं। हमारा जीवन मैंने आपको बता दिया कि ऐसे लोग रह रहे थे, अचानक वो सभ्यता बन गए। यानी हम लोग रह रहे हैं, अचानक कोई नेचर ऐसा खिलवाड़ कर जाए, नेचर कुछ ऐसा काम कर जाए, पूरी मानव जाति का विनाश हो जाए, सब लोग इस धरातल के अंदर चले जाएं, हर चीजें। तो आने वाले कई वर्षों बाद हम भी एक सभ्यता के नाम से जाने जाएंगे। जहां हम होंगे हम उसी नाम से पहचाने जाएंगे। हम लोग घाघरा नदी के किनारे बसने वाले हैं तो हम घाघरा सभ्यता में चले जाएंगे। जो सिंधु नदी के किनारे बसे वो सिंधु सभ्यता कहलाएंगे। क्लियर है ना? तो सभ्यताओं का जन्म नदियों के किनारे हुआ। सभ्यताओं का मतलब हमारा जीवन था। आपको मैंने सारी बातें बता दी हैं कि सबसे पहले मानव जीवन अफ्रीका में हुआ, इसलिए अफ्रीका को पालना कहा जाता है जीवन का। लेकिन सभ्यता का पालना अगर बात होगी तो आपका वो एशिया है, और उसमें खासकर आपका भारत का योगदान बहुत लंबा रहा है। यहाँ देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करिए। तो मैंने इस सभ्यता को कुछ इस तरीके से बांट दिया है। इसके अलग अलग इलाके को आपके दृष्टिकोण, आपकी आंखों के सामने लगा रखा हूँ। यहाँ देखिएगा, इस स्थल को मांडा कहेंगे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी हिस्सा कौन है? मांडा। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आसान है याद करना। ग्राफ दे रहा हूं आपको पूरी तरीके से। तो ये है मांडा। मांडा कहाँ मिलेगा?
जम्मू में। हमने अभी आपसे कहा कि सभ्यताएं पली बढ़ी कहाँ, नदियों के किनारे। ये नदी कौन सी है, चिनाब। वैकल्पिक व्यवस्था में नहीं होगी तो रावी लगाइएगा, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है ना। ये सारी बातें आपके साथ शेयर हो रही हैं और आपको मजा आ रहा होगा, मुझे पता है, इतिहास पढ़ने में। तो चिनाब रावी नदी कहाँ मिली, एक स्थल है जिसका नाम है मांडा। पुरातात्विक में स्टार स्थान बनाने वाला मांडा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल रहा होगा, कहाँ है, जम्मू में है। और यह यहाँ चिनाब या रावी नदी के आसपास का एरिया रहा है, क्योंकि सभ्यताएं उस समय नदियों के आसपास ही पली बढ़ी। क्लियर, क्योंकि वहाँ उन्हें जल की पूर्ति होती रही होगी, वहाँ उनके रहन सहन में काफ़ी आसानी रही होगी, और इन्हीं सभी कारणों की वजह से हो सकता है कभी किसी प्रकार की विषमता आई होगी। बहरहाल हम सारी बातों को शेयर करेंगे क्रमबद्ध तरीके से, अभी ये बात समझे। मैं आपको इस सिंधु घाटी सभ्यता का क्या क्या बताऊंगा ये भी जान लीजिए। मैं इसकी भूमिका बना रहा हूँ, अभी भूमिका बना रहा हूँ फिलहाल। क्या चल रहा है ये, इसकी भूमिका बना रहा हूँ मैं, इसका विस्तार बता रहा हूँ। भूमिका के बाद आपकी स्क्रीन पर विस्तार है, भूमिका विस्तार हो जाएगा, इसके बाद मैं इसके प्रमुख स्थलों की बात करूंगा। अभी तो फिलहाल किसी एक स्थल से इसकी शुरुआत कर रहा हूं। अभी हम आपके सामने मोहनजोदड़ो को भी लाएंगे, है ना। अभी हम आपके सामने इनके तमाम महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी लाएंगे, प्रमुख स्थलों की बात करेंगे, हम इसकी सामाजिक स्थिति की बात करेंगे, हम इनके आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, हम इनके महत्वपूर्ण औजारों की बात करेंगे, हम इनके महत्वपूर्ण किए जाने वाले प्रयोगों की बात करेंगे। तो हम तो इन सारी चीज़ों पर, इन सारे लम्हों पर चर्चा करने आए हैं। हम तो आपके सामने आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत कुछ अलग करने आए हैं। तो ये चीज़ मान के चलें कि बोल मैं ज़्यादा ही रहा हो सकता हूँ, लेकिन चीज़ें समझाएंगे तब आप समझ पाएंगे। मांडा, जम्मू, चिनाब, रावी, कोई दिक्कत नहीं। इतना टाइम इसलिए क्योंकि फिर भूलना नहीं है, इसी वक्त मैं आपको याद कराने के लिए ये काम कर रहा हूँ। आगे देखिएगा, ये जो पश्चिम वाला एरिया है, पश्चिम वाला एरिया, इसको कहते हैं सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर ये आज कहाँ है, बलूचिस्तान, पहले हमारा भारत, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान, और ये ईरान की सीमा बनाता है, ईरान की सीमा। यहाँ तक का ये मामला है, पाकिस्तान से लगा करके पूरी ईरान की सीमा तक ये जो हिस्सा है, जो पहले कभी भारत का रहा होगा, और अब मान के चलें यहाँ तक का ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग। अगर पूछा गया आपसे, मैंने उत्तरी बता दिया, अब मैं आपको पश्चिमी बता रहा हूँ। अगर पूछा गया तो बताना सुत कांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ेगा, पाक और ईरान की सीमा तक ये फैला हुआ है, कोई डाउट नहीं। आगे बात करें हम लोग, अगर हम बात करते हैं इस दक्षिणी वाले हिस्से को, तो हम लोग इसे कहते हैं दैमाबाद। दैमाबाद किसको, इसे। और ये जो चौड़ाई मैंने लिखी इसको तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा मामला इसका है। तो दैमाबाद कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सी नदी यहाँ आएगी भैया, महाराष्ट्र की जीवन रेखा आएगी, गोदावरी आएगी। गोदावरी विकल्प में ना रहेगी तो परवरा रहेगी। परवरा क्योंकि गोदावरी की सहायक है। स्टार बातें हैं, इसलिए तो मैं इस बातों को कर रहा हूँ आपके साथ। अगर बाई चांस गोदावरी की वैकल्पिक व्यवस्था एग्जामिनर ने ना की हो, या उसने प्रश्न को पूछने का नजरिया बदल दिया हो, दृष्टिकोण चेंज किया हो, तो आप भी अपने दृष्टिकोण को चेंज करिएगा। गोदावरी की सहायक है परवरा, जिसके विस्तार रहा है दैमाबाद के पास, जहां ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थान रहा है। इस बात की जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है। बचा कौन सा है, ये पूर्वी है, जिसे हम कहेंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपकी दिलचस्पी बन गई होगी। कौन सी नदी है, हिंडन। किसकी सहायक है, गंगा की। हिंडन नदी गंगा की। गंगा मिलेगी कहाँ, यूपी में। आगे हम यूपी में, आलमगीरपुर यूपी के कौन से जिले में, मेरठ में। हो गया ना काम। ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल रहा, ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल रहा, ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल रहा। इसका विस्तार आप जानोगे तो गुजरात में रहा, उत्तर प्रदेश में रहा, हरियाणा में रहा, सिंधु में रहा, सिंधु के आसपास का जो क्षेत्र है यानी जम्मू कश्मीर तक रहा, और इसके बाद आपने बलूचिस्तान को देख ही लिया है। ये सारे मामले, ये सारा विस्तार आप आसानी से समझ सकते हैं।
मुझे लगता है कि आप सिंधु घाटी सभ्यता का एक भूमिका तैयार कर रहे हैं, एक विस्तार की महत्वपूर्ण जानकारी को हासिल कर रहे हैं। देखिएगा, जहां हम लोग आज इतिहास को शुरू किए हैं, जिसमें मैंने आपको पहला पार्ट हड़प्पा लिख करके दिया, इसी हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, क्योंकि हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल था। ऐसे तमाम स्थलों की खोज हो गई है। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ से संबंधित संपूर्ण जानकारी आगे चल करके क्रमबद्ध तरीके से इसके महत्वपूर्ण स्थलों पर टिक जाएगी, और हम उस महत्वपूर्ण स्थलों को पढ़ेंगे और एक एक जगह से खोजे गए महत्वपूर्ण जानकारियों को अपने मन मस्तिष्क में सजाने का प्रयास करेंगे। आशा कर रहे हैं ये बातें बिल्कुल आप समझ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। हम लोग जो अभी फिलहाल जो काम कर रहे हैं, जिस महत्वपूर्ण प्रयास अपने कार्य दायित्व का निर्वहन मौके पे कर रहे हैं, वाकई में हम लोग अभी इसका एक परिचय बना रहे हैं। सच में सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, और इस सभ्यता का इस आद्य ऐतिहासिक काल से कैसा लिंक रहा, और क्या जरूरतें रहीं, और किस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर हमसे पूछते हैं, ऐसी महत्वपूर्ण रूपरेखा से आपका परिचय करा रहा हूँ। अभी तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता का बस आपको ट्रेलर मात्र दिया है। एक बात समझना, मैंने अभी आपसे बोला कि बहुत लंबे समय की बात नहीं है, इसको ये जानकारी अभी जल्दी आई है, और बात तो बहुत पुरानी है। ये 1846 ईस्वी से इसकी बात सुनिएगा। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की महत्वपूर्ण जानकारियों को समझिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें देखिएगा 1846 में वो हैं मेसन साहब, मेसन, और पूरा नाम लिख देता हूं मैं इनका, चार्ल्स मेसन। 1846 में चार्ल्स मेसन साहब का पहला प्रयास रहा होगा, और वो प्रयास नहीं कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। ध्यान देना, अंग्रेजों का जमाना था, चार्ल्स मेसन साहब थे, इनको एक ईंट मिल गई थी। क्या मिली थी? एक ईंट। लेकिन इन्होंने उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सोचा हो गया, मिल गया होगा किसी तरीके से, जैसे इग्नोर कर दिया इन्होंने। तो चार्ल्स मेसन साहब ने इग्नोर कर दिया। लेकिन देखिएगा आगे चल करके 1853 वही बात है, और 1856 जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन, ये तो समझ जाओगे ना आप, यहीं तक रेलवे लाइन, यहीं छोड़ दे रहा हूं इसको। 1853 से 1856 से कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का जब कार्य चल रहा था, उस समय ये कार्य का जिम्मा उठा रखे थे अलेक्जेंडर कनिंघम साहब। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने ये काम किया। पहला योगदान देखिए, इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? तो कहिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। तो इनका ये जो काम चल रहा था, इन्होंने ये देखा, तो इन्हें भी कुछ चीज़ें मिली, लेकिन इन्होंने भी उस पर बहुत ज़्यादा केयर नहीं किया। उस समय मार्टिन डार्टिन करके दो भाई थे, उन्होंने इसको बहुत ही अलग तरीके से लिया। और वही मैंने जो अब आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात बोली कि ये लोग चाह रहे थे कि सभ्यता उजागर ना हो, या क्या मामला था। बात की बात, हमारी अपनी सोच हम लोग मिलाएं वो अलग बात है, क्या सोच जाए हम इस बात पर। आगे देखिएगा 1921 ईस्वी में, 1900 ये ईस्वी की बात है, सब ध्यान रखिएगा। 1921 में जॉन मार्शल साहब, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष थे। तत्कालीन क्या थे? अध्यक्ष थे वो। ये सारी कहानी आपके सामने इसलिए लिख रहा हूं जिससे आप भूलें ना। 1921 में जॉन मार्शल साहब भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन यानी उस समय के अध्यक्ष थे। इन्होंने अपनी अध्यक्षता में एक नियुक्ति यानी किसी सदस्य की, जिसे आप कह सकते हैं दयाराम साहनी को चुना। इन्होंने दयाराम साहनी को जिम्मेदारी दी। किसे? दयाराम साहनी जी को जिम्मेदारी ये प्रस्तुत की, और दयाराम साहनी जी ने 1921 में एक हड़प्पा नाम का
नाम की सभ्यता खोज दी। हड़प्पा नाम की सभ्यता, ये सारे नाम खुद रखे गए हैं। हड़प्पा नाम की क्या खोज दिया? सभ्यता खोज दिया। इस सभ्यता ने जैसे मानवीय जीवन में आग लगा दी हो, इस सभ्यता की खोज ने पूरे मानवीय जीवन को हिलाकर रख दिया, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ मिल गया। पकी ईंट सबसे ज़्यादा आकर्षक करने वाली बात रही, पक्के मकान मिले, नगरीय सभ्यता रही है, अद्भुत। तो इस चीज़ों को देखने के बाद देखिए इस सभ्यता में क्या क्या मिलता है, और इस सभ्यता के नाम देखना। मैं इस सभ्यता के अन्य नामकरण करता हूँ जिसे मैं उपनाम करके बता रहा हूँ आपको। इसी सभ्यता को तो सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, सिंधु सभ्यता, कोई बात नहीं। इसी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, कोई बात नहीं। इसी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता कहते हैं। अब बात बनेगी, सरस्वती सभ्यता। इसी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता। इसी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्लियर है? ये सारे नाम इसके हैं, इतने नामों से ये जानी जाएगी। कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी, प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी, सरस्वती सभ्यता सिंधु घाटी। हद है। ये सारे नाम ऐसे क्यों हुए हैं जी? ऐसे इसलिए हुए क्योंकि ये लगातार अलग अलग इतिहासकारों ने, हम तो इतिहासकार हैं नहीं, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग नामकरण किया इसका। जैसे जैसे उनको जानकारी होती गई, उन्होंने अपने पर्याय को बदलना शुरू किया, उन्होंने अपनी जानकारी को शेयर करना शुरू किया। तो इसमें कोई बहुत अलग बात नहीं थी। ये हम भी या आप भी ये चीज़ें अगर उस समय के इतिहासकारों के साथ जुड़ करके आप एक पुरातत्वविद होते हैं, तो आप भी अपनी रूपरेखा को कुछ इसी तरीके से प्रस्तुत कर रहे होते। तो ठीक है, मैं इसके कुछ महत्व बातों को बता दूं। सिंधु सभ्यता क्यों? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे रही, ये तो आप समझ गए, मानना भी पड़ेगा आपको। हड़प्पा सभ्यता क्यों? क्योंकि पहला खोजा गया स्थल था, पहला खोजा गया स्थल कौन था? हड़प्पा। कोई डाउट? तो पहला कौन सा स्थान खोजा था दयाराम साहनी जी ने? तो हड़प्पा। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, सरस्वती सभ्यता क्यों? आगे चल करके ये पता चला कि सिंधु और गंगा नदी के बीच में यहाँ एक और नदी बहती है जिसका नाम है सरस्वती, और यहाँ पर हजारों स्थान खोज लिए गए। फिर वैज्ञानिकों यानी इतिहासकारों ने यह दावा किया कि जो सरस्वती नदी फिलहाल आज नहीं है, जिस गंगा यमुना और सरस्वती की बचपन से नाम सुनते आए हैं, उसमें से एक नदी विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी अब नहीं है, वो आपके पुराणों में ही है, आपके धरातल पर वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। अब केवल गंगा और यमुना का ही संगम इलाहाबाद में है, लेकिन गंगा यमुना सरस्वती का संगम है इलाहाबाद, प्रयागराज, है ना, जबकि उसमें से सरस्वती गायब है। इसी सरस्वती नदी के किनारे यानी आसपास के दायरे में ये सभ्यता खूब पली बढ़ी, इसीलिए इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ये तर्क वितर्क जो आप करने वाले थे, मैं इसलिए इसका कूट रचित उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले से मैं ये मान के चल रहा था कि आप इस प्रश्न को मुखातिब होंगे। प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों? क्योंकि इसके पहले किसी भी सभ्यता को पढ़ा ही नहीं गया था। इसके पहले तो पाषाणकालीन सभ्यता देखी गई, और उन सभ्यताओं में कहीं भी नगर के प्रमाण नहीं मिले, कहीं भी ऐसी कोई रूपरेखा नहीं है। लेकिन यहाँ नगर मिले, अच्छे खासे पक्के मकान मिले, सड़कें मिली, तो इससे पता चला कि ये बड़े डेवलप थे ये लोग। यानी आज से 5000 वर्ष पहले जीवन यापन करने वाले लोग कुछ हमारी तरह डेवलप थे, कुछ हमारी तरह उनके पास पक्के मकान थे, कुछ हमारी तरह उनके पास पक्की सड़कें थी। ये अद्भुत था। तो इसलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया। कांस्य युगीन इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तांबा और टिन को मिला करके कांसा बना दिया, और इस कांसे का प्रयोग किया तांबा और टिन मिला करके। अच्छा, एग्जामिनर भी बहुत ही चालाक, उन्होंने आपसे प्रश्न किया कि मानव ने सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया है। आपका जवाब तो अब ऊट पटांग हो सकता है, कोई कांसा लगाएगा, कोई तांबा लगाएगा, ये चक्कर अब फंसेगा। सच बताएं तो सबसे पहला अगर मानव द्वारा प्रयोग किया गया धातु होगा, प्रथम धातु, ध्यान देना,
प्रथम प्रायोगिक धातु मानव द्वारा, और मानव ही तो प्रयोग में लाएगा, वो है तांबा। प्रथम प्रायोगिक मिश्र धातु वो है कांसा। अगर मिश्र की बात करेंगे तो आप कांसा बताइएगा। ये मिश्र धातु है क्योंकि ये तांबा और टिन से मिलकर बनती है, जबकि प्रथम प्रायोगिक धातु कौन सी रही है, ये। क्लियर है? तो हम सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण परिचय आपको दे रहे थे, एक महत्वपूर्ण परिचय से आपको जोड़े रखा। जब इन्होंने ये सारा मामला खोज लिया, इन सारी बातों की जानकारी हो गई, तो इन्होंने इसके विस्तार को भी बता दिया। विस्तार अभी हमने फिलहाल आपको बताने का प्रयास किया और हमने आपको बताया भी, पुनः सुन लीजिए। मांडा जो कि सबसे उत्तरी एरिया था, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, जो कि चिनाब तथा रावी नदी के आसपास का मामला है। सबसे दक्षिणी एरिया जो कि दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी या फिर परवरा नदी, बात बोला हमने। इसके बाद आपका जो पूर्वी एरिया था, जिसे आलमगीरपुर कहा, जो आपके यूपी यानी मेरठ से संबंधित रहा, ये हिंडन नदी के किनारे रहा। किस नदी के किनारे? हिंडन। और जो सबसे पश्चिमी एरिया रहा, सुत कांगे डोर, सुत कांगे डोर, जो तत्कालीन पाकिस्तान में पड़ेगा, जो ईरान की सीमा तक विस्तृत है, जो कि दास्क नदी के किनारे है। कौन सी नदी? दास्क, जो कि दास्क नदी के किनारे है। नदियों का नाम भी याद रखें, जो कि दास्क नदी के किनारे हैं। तो इस तरीके से इसका आपको विस्तार समझ में आया होगा और आपके इसके महत्वपूर्ण इतिहास की अभी पृष्ठभूमि आपने बना लिया है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये मात्र ट्रेलर था, पूरी पिक्चर आगे होगी, पूरी पिक्चर दिखाएंगे, पूरा पैमाना सजाएंगे, सब कुछ आपके स्क्रीन पर बिल्कुल अलग करके लाएंगे। केवल आप मेरे साथ साथ चलें, आपको चलने का तरीका भी बताएंगे और आपकी विफलता ये हो नहीं सकती और आपकी सफलता 100% निश्चित है। और मैं इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ कि हमारे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, लगातार हम अपने प्रयास को दुगना कर रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान चलें कि सच में हमारे कंटेंट आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहे होंगे। अगर ऐसा हो रहा है, आपके माहौल बदल रहे हैं और आप वाकई में तैयारी करके आनंददायक अवस्था में पहुंच रहे हैं, हमारे साथ जुड़ करके आपको लाभ मिल रहा है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये इतना दायित्व का निर्वहन आपसे बनता है। करना मत भूलिएगा, पढ़ना मत भूलिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं हम आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, अगले कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।